अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर के हवाले से, और इसके साथ ही हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को भी डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बच्चों अगर हम देखें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम ये कहते हैं कि ये वो क्वांटम नंबर है जिसको हमने बोहर के मॉडल के अंदर डिफेक्ट्स में पढ़ा था कि अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में हम हाइड्रोजन के एटम को प्लेस करते थे तो हाइड्रोजन का एटम फर्दर स्प्लिटिंग जो है लाइंस की कॉज करता था। और उस टाइम पे बोहर के पास इसका कोई भी आंसर नहीं था कि ये स्प्लिटिंग क्यों होती है। अब इसकी रीजन ये है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये वो क्वांटम नंबर है जो कि इसको हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ठीक है। अब इस क्वांटम नंबर का अगर हम कंपैरिजन करते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के साथ, तो हम ये कहते हैं कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है जीरो के साथ। और इसी के साथ ही इसमें जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि इसकी वैल्यू +1, -1, +2, -2, +3 एंड -3 भी होती हैं। इट मीन कि ये वो क्वांटम नंबर है जो कि बोहर के इस डिफेक्ट का आंसर देता था कि जब मैग्नेटिक फील्ड में हाइड्रोजन के एटम को हम रखते थे तो फर्दर स्प्लिटिंग क्यों काज होती थी। क्योंकि सिर्फ एक क्वांटम नंबर जो कि प्रिंसिपल था वो काफी नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर जो आप लेटर ऑन पढ़ेंगे वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है। अब हम इसी के साथ ही फर्दर चीजों को देखते हैं। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके सामने चार तरह के हमने सबशेल कल डिस्कस किए थे डिटेल में, जिनमें एक एस था, एक पी था, एक डी था और एक एफ था। ठीक है। अब अगर आप एस, पी, डी और एफ के लिए देखें तो ये बच्चों जीरो वैल्यू एम की है जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। और इसी तरह जो पी सबशेल है उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 निकलती है, जिसमें अभी हमने देखा कि 0, +1 और -1 है। डी के लिए वैल्यू 0, +1, -1, +2 और -2 के अकॉर्डिंग होती है। इसी तरह एफ सब शेल के लिए भी यही वैल्यूज इसकी निकलती हैं। इनको अब हम एक एक करके डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। अब एक फार्मूला हम पढ़ते हैं जो कि हमने कल के टॉपिक में पढ़ा था कि एक फार्मूला जो हमने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में पढ़ा था, जिसके लिए हम यहाँ स्टार्ट में 2 लगाते थे और ये इक्वल होता था 2l+1 के। ठीक है। तो वो उस फार्मूला की मदद से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैलकुलेट करते थे इन डिफरेंट तरह के सब शेल में। लेकिन अगर आप देखते हैं तो ये एक और फार्मूला है जो कि अभी हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पढ़ा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ये फार्मूला किसके इक्वल होता है 2l+1 के। और ये भी फार्मूला की डिटेल हमने कल पढ़ी थी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं। और इसी के साथ अगर आप इसको 0, 1, 2, 3 लिखते थे तो इन चारों के ऊपर हमने सब शेल को SPDF की फॉर्म में इसके ऊपर लिखते थे, जो कि ये क्लियरली इंडिकेट करता था कि अगर हमारे पास सब शेल S होगा तो उसके लिए L की वैल्यू 0 होगी, P के लिए L की वैल्यू 1 होगी। इन द सेम वे D के लिए इसकी वैल्यू 2 होगी और F के लिए इसकी वैल्यू 3 निकलेगी। तो अगर आप वन बाय वन करके इसको कंसिडर करें तो इसके अंदर आप देखते हैं कि फॉर S सब शेल के लिए इसके इसमें अगर आप एल की वैल्यू जो है वो फॉर एस के लिए अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये इक्वल निकलती है 0 के।
इट मीन एस सबशेल के लिए सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, क्योंकि आप एल की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं और एस के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। इससे हमें इसका किस चीज का आइडिया हो रहा है कि ये एस सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। इट मीन एस सबशेल का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। यही सेम कैलकुलेशन अगर आप इसी फार्मूला के अंदर पी की वैल्यू 1 सब्सिट्यूट करके करें तो पी के लिए इसका आंसर 3 निकलता है। इसी तरह डी के लिए इसका आंसर 5 के करीब निकलता है और एफ के लिए इसका आंसर 7 के करीब निकलता है। इसका मतलब ये होगा कि इस पूरे मेथड से आप क्या कर सकते हैं, आप इन चारों सब शेल के अंदर जो डिफरेंट तरह के ऑर्बिटल्स हैं उनकी कैलकुलेशन को आप चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने पीछे देखा कि m जो है वो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था और इसके लिए भी हमने कैलकुलेट किया कि इसके लिए आंसर टोटल 5 ऑर्बिटल निकलते हैं। इट मीन डी जो अगर एक सबशेल है तो इसमें 5 ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा कि इसकी वैल्यू 0 भी होगी, +1 भी होगी, -1 भी होगी, +2 भी होगी और -2 भी होगी। और इसी के साथ ही आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि जितने भी आपके पास ये ऑर्बिटल्स होंगे, हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉनों को रखने की कैपेसिटी होगी। तो जब भी आप एक ऑर्बिटल की बात करेंगे कि उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो फॉर डी सब शेल के अंदर टोटल जो है वो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्युपाई होंगे। इन द सेम वे अगर आप पी सब शेल की बात करें, जो कि अभी हमने पीछे जो है इसमें कैलकुलेट किया था, कि इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो पी के अंदर टोटल 3 सबशेल, पी के अंदर टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं जिनका नेम पी एक्स, पी वाई एंड पी जी रखा जाता है। तो अगर ये पी की अगर आप बात करें तो पी में आपने देखा था कि एल की वैल्यू 1 होती है और एम की वैल्यू 0, +1 और -1 होती है। इसी तरह से आप हर ऑर्बिटल में अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करते हैं तो इसका आंसर 6 के करीब निकलता है। एंड फॉर एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू 0 प्लस की जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग एस का एक ही ऑर्बिटल होगा और उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारे माइंड में क्लियर होती है वो ये है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली किस चीज के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट विल गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल इन अ स्पेस। डीजेनरेसी का मीन होता है कि ऐसे तमाम ऑर्बिटल जिनके ऊपर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से उनकी एनर्जी हमेशा सेम हो जाती है। और इसी तरह अगर आप एस पी डी और एफ सब शेल को अरेंज करें, जैसे कि ये आपके पास स्पेस के टोटल जो हैं वो एक्स वाई और जी एक्सिस के प्लेन है और एक्स वाई और जी एक्सिस के अंदर आप क्या देखते हैं कि अगर आप एक्स वाई और जी एक्सिस की बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये एस पी डी और एफ सब शेल अपने आप को स्पेस में इन तीनों एक्सिस में किसी के भी अलोंग जो है वो अरेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इनकी डिफरेंट तरह की शेप की ओरिएंटेशन जो है वो हासिल होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपने देखा कि एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू 0 थी, सो एम की वैल्यू भी 0 थी। तो अगर आप एस सब शेल को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि यहाँ आप देखें कि ये हमारे पास एक एस सबशेल है, इसको आपने स्पेस के अंदर अरेंज किया एक्स वाई और जी एक्सिस के लॉन्ग, तो इसकी शेप जो है बच्चों वो बनती है स्फेरिकल। अब स्फेरिकल जो शेप होती है ये बेसिकली वो शेप होती है जो कि इनके सर्कुलर शेप को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। इट मीन कि ये अगर आप इसको स्पेस में देखें तो किसी भी एक एक्सिस के लॉन्ग इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई नहीं होगी, बल्कि ये तीनों एक्सिस के लॉन्ग इसकी डेंसिटी जो है वो सिमेट्रिकल होगी, यानी सेम होगी तीनों एक्सिस के लॉन्ग। सो इस शेप को हम स्फेरिकल शेप का नेम देंगे। तो जैसे जैसे इसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होगी, कल आपने देखा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो क्वांटम नंबर होता है जो कि आपके शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन अगर पहला शेल होगा तो वो न्यूक्लियस के करीब है, अगर सेकंड शेल होगा तो वो न्यूक्लियस से अवे है। तो इसका मीन ये हुआ कि जैसे जैसे आपका शेल का नंबर इंक्रीज करेगा आपके एस ऑर्बिटल की वैल्यू भी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो ये आपके पास सबसे पहला जो सब शेल है ये 1s का है और ये जो दूसरा है ये आपके पास 2s का है। तो अगर आप इसमें देखें ये आपका 1s है, ये आपका ब्लू और रेड वाला 2s का सब शेल है। इसी तरह यहाँ पे ये थर्ड वाला जो है वो आपका 3s का सब शेल है।
अब आप यहाँ देखें कि जैसे जैसे इसका फासला इंक्रीज हो रहा है, यानी इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, जो कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, और 3 यहाँ पे इंडिकेट करता है इसके शेल नंबर को, कि जैसे इसके शेल नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है, साथ ही आपके जो इसका डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से वो भी बढ़ता चला जाता है। इसका मीन ये होगा कि 2s ऑर्बिटल 1s के मुकाबले में न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा, और 3s का ऑर्बिटल न्यूक्लियस से फर्दर दूर होता चला जाएगा। और इलेक्ट्रॉनों की जो एग्जिस्टेंस होती है स्टूडेंट्स, वो हमेशा लाई करती है इस जो आपका 2s का प्लेन है या 3s का प्लेन है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में ये जो खाली जगह पड़ी हुई है, इसको हम कहते हैं नोड्स, या इसको हम एक और नाम देते हैं नूडल प्लेन या नूडल सरफेस का। और ये एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने के इम्कानात एग्जैक्टली जीरो हो जाते हैं। सो इसको हम नूडल प्लेन या नूडल सरफेस का भी नेम देते हैं। अब हम आगे देखें तो हम ये कहते हैं कि जो एस ऑर्बिटल है ये एक ऐसा ऑर्बिटल होता है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक और चीज भी डिस्कस करेंगे। इसी टॉपिक के अंदर ही मैंने आपके शेप ऑफ ऑर्बिटल को भी साथ ही डिस्कस कर लिया है, ताकि आपको ये टॉपिक अगेन पढ़ना ना पड़े, क्योंकि इसका इसके साथ रेलिवेंसी थी। सो हम ये देखते हैं कि जो एस ऑर्बिटल है, इसकी शेप को अगर आप देखें तो हम ये कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने के इम्कानात न्यूक्लियस से हर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सेम होते हैं। यही आपको बताया कि जो एस ऑर्बिटल की जो शेप है ये स्फेरिकल है, और न्यूक्लियस की अगर आप बात करें तो न्यूक्लियस से हर एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एक्स वाई और जी एक्सिस के अलोंग जो है, अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी एग्जैक्टली सेम रहती है हर एक्सिस के अलोंग। तो इस शेप को हम स्फेरिकल और सिमेट्रिकल शेप का नेम देते हैं। अब अगला जो हमारे पास नेक्स्ट सबशेल आता है दैट इज द पी सबशेल। और पी सबशेल में हम देखें तो एल की वैल्यू हमेशा 1 थी, और एम की वैल्यू 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, और -1 भी हो सकती है। क्योंकि ये एम की वैल्यू टोटल इसमें 3 बनती है। 3 किस तरह से कि एक 0 की, एक +1 की, एक -1 की, तो टोटल ये वैल्यू 3 बनेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक ऐसा सबशेल है जिसकी स्पेस में ओरिएंटेशन 3 तरह से होंगी। और वो 3 तरह से किस तरह से होंगी कि इसमें एक सबशेल आपका पी एक्स होगा, जैसा कि अगर आप यहाँ देखें तो ये आपका जी एक्सिस का प्लेन है, तो ये सबशेल आपका पी जी को इंडिकेट करेगा। इन द सेम वे ये वाला जो सबशेल है जिसकी लोब्स आपकी एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई करती हैं, तो इसको हम ये कहते हैं कि ये आपका पी एक्स होगा। इसी तरह अगर आप थर्ड वन को देखें तो ये आपका पी वाई का सबशेल होगा। इट मीन इन तीनों में जो स्पेस के अंदर इनकी ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन कहते हैं बच्चों उनकी अरेंजमेंट को, उनकी तरतीब को, जो कि वो स्पेस में इन तीनों एक्सिस में किसी के भी अलॉन्ग जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। और ये वाली जो शेप है पी सबशेल की, इसको स्टूडेंट हम नाम देते हैं डम्बल शेप का। ठीक है, तो पी सबशेल का हमें यहाँ से आइडिया हुआ कि जैसे अभी आपने पीछे देखा कि एस सबशेल की शेप जो है वो स्फेरिकल और सिमेट्रिकल होती है, उसका फर्दर कोई और ऑर्बिटल नहीं होता, वो एक ही होता है। लेकिन पी सबशेल के लिए इसकी वैल्यू 3 निकलती है फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो हम ये कहते हैं कि ये भी अपने आप को स्पेस में 3 तरह से ओरिएंट करेगा। एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो पी का ऑर्बिटल है, इसकी अरेंजमेंट स्पेस में पी एक्स, पी वाई और पी जी के लॉन्ग जो है वो अरेंज होंगी। सो इनको फिर हम पी एक्स का, पी वाई का और पी जी का नेम दे देते हैं। इसी के साथ ही हम ये कहते हैं कि अगर आप इन पी ऑर्बिटल्स की बात करें तो हम ये कहते हैं कि इनकी शेप एग शेप लोब होती हैं, और इनका जो पॉइंट ऑफ मीटिंग होता है वो इनके ओरिजिन पर होता है। यानी ये दोनों एग शेप जो है वो मीट करती है एग्जैक्टली उनके ओरिजिन पर, और इनको हम किसी भी तीनों एक्सिस के लॉन्ग किसी भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो ओरिएंट कर सकते हैं। और ये तीनों शेप आपकी पी एक्स, पी वाई और पी जी की हैं। अब इसी तरह अगर आप फर्दर देखें तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जिसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट डी जनरेट ऑर्बिटल का। और डी जनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का एब्सेंस कर दें, पहले तो हमने कहा कि हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनमें अप्लाई करते थे, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर देते हैं या मैग्नेटिक फील्ड की गैर मौजूदगी के अंदर क्या होता है कि ये तीनों के तीनों पी ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी और इनकी शेप सेम हो जाती है। और ऐसे तमाम ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो जाए, दे आर नोन एज डी जनरेट ऑर्बिटल। इट मीन जो आपके पास ये जो पी के तीनों ऑर्बिटल होंगे, इनको हम थ्री फोल्ड डी जनरेट या फिर इनको हम ट्रिपली डी जनरेट ऑर्बिटल का भी नाम देते हैं। इसी तरह ये आपका टॉपिक है शेप ऑफ पी ऑर्बिटल का, जो आपको इस टॉपिक के बाद नजर आएगा।
और इसके अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हम यही बात कर रहे हैं कि जो पी का सबशेल है उसकी स्पेस में अरेंजमेंट किन तरह से थी कि एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग थी, एक आपकी वाई एक्सिस के लॉन्ग थी और एक आपकी जी एक्सिस के लॉन्ग थी। तो ये तीनों ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल जो हैं इनकी शेप डम्बल शेप है, तो इनको हम ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल का भी नाम देते हैं। इसके बाद अगर आप पी ऑर्बिटल की फर्दर बात करें तो हम ये कहते हैं कि पी ऑर्बिटल में डायरेक्शनल करेक्टर होता है। अब डायरेक्शनल करेक्टरिंग से इसका क्या मतलब है कि ये जो है वो डिटरमिन करता है मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को, और तमाम जो पी ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी लेवल जो है वो हमेशा सेम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्वांटम नंबर की वैल्यू इनकी बढ़ती है इनका साइज भी इंक्रीज होता चला जाता है। अभी तक बच्चों हमने डिस्कस किए दो ऑर्बिटल्स को जो कि हमारे पास एस और पी के थे। अब हम डिस्कस करेंगे डी के ऑर्बिटल को। पहले तो स्टूडेंट आप ये करेंगे कि जो डी सबशेल है इसके लिए आप दो वैल्यूज तैयार करेंगे कि ये आपने कल देखा था कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में डी के लिए एल की वैल्यू हमेशा क्या निकलती है, इट ऑलवेज इक्वल टू 2। जबकि अगर आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए क्या होगा कि इसका आंसर 0 +1 -1 +2 एंड -2। +1 को आपने एक अलग डिजिट काउंट करना है, -1 को आपने एक अलग डिजिट काउंट करना है। तो इस तरह से टोटल डी ऑर्बिटल के अंदर 5 स्पेस ओरिएंटेशन बनेगी, यानी डी के जो सबशेल होंगे वो अपने आप को किस तरह से स्पेस में ओरिएंट करेंगे कि वो स्पेस में अपने आप को डिफरेंट एक्सिस के अलोंग जब अरेंज करते हैं तो एक ऑर्बिटल आपका बनेगा डी एक्स वाई, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं डी एक्स वाई। दूसरा लिखते हैं हम डी वाई जी, तीसरा हम लिखते हैं डी एक्स जी, फोर्थ वन हम लिखते हैं डी एक्स स्केयर -वाई स्केयर एंड द फिफ्थ वन इज डी जी स्केयर। अब इन पांचों के लिए आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू तैयार करनी है कि डी एक्स जी के लिए वैल्यू 0 निकलती है, वाई जी के लिए -1, एक्स स्केयर -वाई स्केयर के लिए +1। इसी तरह -2 और +2 की वैल्यू को भी आप प्रॉपर तैयार करेंगे। ये बच्चों आपके डी ऑर्बिटल की शेप है और इस डी ऑर्बिटल की शेप को हम कहते हैं डबल डंबल। जैसे आपने पीछे देखा कि जो पी ऑर्बिटल की शेप थी इसको हम डम्बल शेप का नाम देते हैं, लेकिन अगर ये वाली डम्बल शेप 2 टाइम रिपीट हो जाए तो इस शेप को फिर हम डबल डम्बल शेप का नाम देते हैं। और इस डबल डम्बल के अंदर भी हमारे पास दो तरह के केसेस अराइज होते हैं, जिनमें एक केस डी एक्स वाई का है, ये केस हमारे पास डी वाई जी का है, और ये वो लोब्स हैं जो कि जी और एक्स के दरमियान में लाई करती हैं। अब यहाँ पे ये जो पांचों ऑर्बिटल होते हैं वो अपनी शेप में एक जैसे नहीं होते। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी एब्सेंट रखें तो इनकी भी एनर्जी सेम हो जाती है पांचों ऑर्बिटल की, और फिर इनको हम 5 फोल्ड या 5 फोल्ड डी जनरेट ऑर्बिटल का नाम देते हैं। अब अगर आपने इसको थोड़ा सा गौर किया हो तो हम ये कहते हैं कि जो डी के ऑर्बिटल होते हैं, डी के ऑर्बिटल में हमारे पास स्पेस में ओरिएंटेशन दो तरह से आती है कि ये अपने आप को स्पेस में दो तरह से ओरिएंट करेगा। मसलन अगर आप यहाँ देखें कि ये डी के वो तीन ऑर्बिटल है जिसमें एक का नाम डी एक्स वाई है, एक का नाम डी वाई जी है, इसको हम जी एक्स या एक्स जी कुछ भी कह सकते हैं। अब अगर आप इनमें देखें तो ये आपके सामने कुछ एक्सिस ड्रॉ हुए में, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास जी एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। अब हम ये कहते हैं कि अगर आप इनको ध्यान दें तो इन तीनों ऑर्बिटल में जो चीज कॉमन है वो ये है कि इन डी ऑर्बिटल की जो लोब है ये एग्जैक्टली इन एक्सिस के दरमियान में लाई करती है। दरमियान का क्या मतलब है कि ये अगर एक्स एक्सिस था, ये आपके पास जी एक्सिस था और ये आपके पास वाई एक्सिस था, तो चूंकि इनकी लोब किस किस के दरमियान में होनी चाहिए, एक्स लोब और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लोब के बिल्कुल दरमियान में होनी चाहिए। इसी तरह अगर ये आपके पास डी वाई जी का ऑर्बिटल है तो ये इस एक्सिस के ऊपर इनकी लोब नहीं आएंगी, बल्कि इनकी जो लोब्स हैं वो इन एक्सिस के बिल्कुल मिड के अंदर आएंगी, यानी इन एक्सिस के दरमियान में आएंगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि डी ऑर्बिटल को हम 2 सेट में डिवाइड करते हैं, जिनमें से 3 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी लोब एक्सिस के दरमियान में लाई करती है, और इसी तरह आपके पास 2 ऑर्बिटल डी के ऐसे होते हैं जिनकी लोब्स एग्जैक्टली ऑन द एक्सिस लाई करती है। अब ऑन द एक्सिस का मीनिंग क्या है कि इसके अंदर अगर आप देखते हैं कि वाई एक्सिस है और इसी तरह एक आपका एक्स एक्सिस है, तो यहाँ देखें आपको पीछे जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नजर आ रहे हैं, इनकी लोब एग्जैक्टली इनके ऊपर जो है वो लाई करती है। लेकिन अगर आप ये एक ऐसा ऑर्बिटल है डी जी स्क्वायर, इसके अंदर भी हमने डबल लोब ड्रॉ करनी होती है, लेकिन क्योंकि ये पूरी की पूरी लोब्स जी एक्सिस के लॉन्ग होनी चाहिए तो फिर हम ड्रॉ करते वक्त क्या करते हैं कि एक इसकी डबल शेप
एग्जैक्टली जी के ऊपर ड्रा करते हैं, और दूसरी लोब को हम फिर इसको डबल करके जी के अंदर जो है वो इस तरह से ड्रा कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन पांच में से जो चार डी के ऑर्बिटल होते हैं उनमें तो डबल डबल लोब्स होती हैं, जबकि डी जी स्क्वायर के अंदर सिर्फ और सिर्फ टू ही लोब्स का जिक्र करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को एब्सेंट करें तो पांचों डी ऑर्बिटल्स आपके क्या हो जाते हैं जी, बिल्कुल डी जनरेट ऑर्बिटल की कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं, और इसको फिर हम इस तरह से डिस्कस कर रहे होते हैं। इसके बाद इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक हमारे पास सबशेल होता है, उसको हम नाम देते हैं एफ का, और इसके लिए एल की वैल्यू निकलती है 3, और एम के लिए अगर आप देखें तो इसी तरह जैसे आपको लास्ट में बताया कि आप +1 और -1 को सेपरेट डिजिट काउंट करेंगे तो ये टोटल ऑर्बिटल आपके पास जो है वो 7 बनते हैं। और एफ सबशेल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इनकी शेप कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये बेसिकली तमाम ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को डिटरमिन करता है, और इसको हम ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ये थोड़ा सा हवाला था कि इसमें आपने देखा कि एस पी डी और एफ सबशेल थे आपके, और एस पी डी और एफ सबशेल में एल की वैल्यू 0 1 2 3 रखें तो एस के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, पी के लिए इसकी वैल्यू आपने देखा कि क्योंकि इसमें 3 डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं, डी के लिए 5 होते हैं और एफ के लिए 7 होते हैं। तो ये सारी वैल्यूज को आपने प्रॉपर तैयार करना है। इसके बाद अगर आप फर्दर देखते हैं तो ये एक आपके पास छोटी सी समरी है कि एन आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, एल की वैल्यू जो है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करती थी, और एम जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास तमाम तरह के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं ये डिफरेंट तरह के वो आपके सामने रिप्रेजेंट किए गए हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर वो क्वांटम नंबर है जिसको अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हवाला दिया गया है वो सबसे पहले आपकी बुक में हवाला दिया गया है अल्कली मेटल्स का। अल्कली मेटल्स पीरियोडिक टेबल की वो मेटल्स हैं जिनको हम ग्रुप 1A का नाम देते हैं, और इन सब के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके जरिए हम इनके एमिशन स्पेक्ट्रा को कैलकुलेट कर सकते हैं। और एमिशन स्पेक्ट्रा को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्साइट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलते हैं फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल से। जब भी ये लो एनर्जी लेवल की तरफ आते हैं तो आपने पढ़ा था कि हमेशा उस टाइम पे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इस एनर्जी को अगर हम डिस्कस करें इन टर्म ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि हर लाइन जो है वो कंसिस्ट होती थी अ पेयर ऑफ लाइन में, जिसको हम डबलेट लाइन स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। अब हम ये कहते हैं कि ये जो डबलेट लाइन स्ट्रक्चर है, ये जो हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में हाइड्रोजन के हवाले से जब हमने डिस्कस किया था तो ये उससे टोटली डिफरेंट है, ये वो वाली नहीं है, क्योंकि ये जो है एक अलग क्वांटम नंबर है जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर का हवाला देते हैं। और इन दोनों में क्या डिफरेंस निकलता है वो ये निकलता है कि जो डबलेट लाइन स्ट्रक्चर है जो कि आपने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में पढ़ा था उसमें जो दोनों लाइंस निकलती थी वो एक दूसरे से काफी फासले पर होती थी, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर जो आप पढ़ते हैं वो हम ये कहते हैं कि ये जो है इनके अंदर जो लाइंस पैदा होती हैं जिसको आप एमिशन स्पेक्ट्रा, जैसे कि अभी आपने देखा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम हाई एनर्जी से लो एनर्जी की जानिब, तो इस लो एनर्जी की जो रिलीज होती है जब आप इस एनर्जी के एमिशन के स्पेक्ट्रा को डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में, तो आपको हर लाइन फर्दर पेयर ऑफ लाइंस के अंदर जो है वो नजर आती है, और इसको फिर हम फाइन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। अब फाइन स्पेक्ट्रम का डबलेट लाइन स्ट्रक्चर से क्या डिफरेंस है कि जो फाइन स्ट्रक्चर होता है उसमें लाइंस जो है वो ज्यादा क्लोज क्लोज होती हैं, जबकि डबलेट लाइन स्ट्रक्चर में ये लाइंस एक दूसरे से फासले पर होती है। इसके बाद 1925 में ये साइंटिस्ट थे जिनका नेम था गाउडस्मिथ एंड एहलनबेक।
ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो मूव करते वक्त ना सिर्फ उसकी जो मोशन है वो ऑर्बिटल मोशन होती है, बल्कि इसके साथ साथ वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी क्या कर रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है। जैसे कि अगर आपको याद हो, बचपन में आप लोगों ने लट्टू देखा होगा जिसको हम टॉप भी कहते हैं। उसको हम आमतौर पे क्या करते हैं, जब हम उसको घुमाते हैं तो वो ना सिर्फ वो वैसे ही ऑर्बिटल मोशन भी शो करता है, बल्कि इसके साथ साथ वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूम रहा होता है। और उसकी अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेशन या जो मोशन होती है उसको हम स्पिन मोशन का नाम देते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के लिए पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ जब अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करते हैं तो उनके पास दो तरह की टेंडेंसी होती है कि या तो वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। अब अगर वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो इनके लिए हम एक प्लस हाफ और माइनस हाफ का हवाला देते हैं। अच्छा, इसी के साथ ही फिर हमने देखा कि ये ना सिर्फ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करते हैं, बल्कि इसके अंदर क्या होता है कि ये ना सिर्फ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे होते हैं, और इसको हम सेल्फ रोटेशन का भी नाम देते हैं। अब वो कहते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है या स्पिन करता है तो स्पिन करते वक्त इसके अंदर जो एक फील्ड आ जाता है उसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, या उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट का। इट मीन कि ये इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करता है और साथ उसमें स्पिन मोशन भी होती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक मूवमेंट का फैक्टर भी आ जाता है। और जब ये दोनों फील्ड इकट्ठे काम कर रहे होते हैं तो जो opposite magnetic field होते हैं they are generated by the clockwise and anti-clockwise spin of electron, and this motion जो है it is responsible for the doublet line structure in the spectrum। तो बच्चों ये टॉपिक हमारा इस हवाले से था। अगर इस हवाले से आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।